हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस सेट आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है फर्स्ट। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट थे कि मैम आप प्रैक्टिस सेट करवाइए, एग्ज़ाम में जिस टाइप का पेपर आता है उस टाइप के पेपर करवाइए डेली। तो आज से हम ये प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर ही मैंने ये सारे प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में पूछे जाते हैं। अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट करते हो तो ये आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा निखारेंगे। इससे आपके मैथ के 29 या 30 क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इससे ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितना हो सके उतने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा शाम 6 बजे, तो आप वो भी अटेंड कीजिए। खुद के नोट्स बनाइए और खुद से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो डेली आपको शाम को 6 बजे मिलेंगे। लेवल फर्स्ट वाले भी ले सकते हैं और लेवल सेकंड वाले भी ले सकते हैं इन प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं जो लेवल फर्स्ट में नहीं है। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो आपकी तैयारी है वो थोड़ी हाई लेवल पर होगी। इससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प होगी। 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, जिसमें से 24 या 25 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल, और 5 क्वेश्चन होते हैं या 6 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं टीचिंग मेथड के होते हैं। किस टाइप का जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो और किस टाइप का पेपर पूछा जा सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग को, जो भी रीट मेंस 2026 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना आप इन प्रैक्टिस सेट को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको डेली 30 क्वेश्चन मैथ के मिले। क्योंकि अब टाइम है थ्योरी पढ़ने के बजाय प्रैक्टिस करने की, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग 1 महीना ही बचा है। तो अब जो टाइम है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके। अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो जितना हो सके उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इसके नोट्स की PDF है वो आपको डेली टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और क्लास आपको रोज़ाना शाम 6 बजे एनआर मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 5 की पावर 7 गुणा 6 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 9 गुणा 8 की पावर 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, मैंने ये जब भी नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने अभाज्य गुणनखंडों को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये मैंने अच्छे से बताया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप थ्योरी वाली क्लास को पहले देख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है हमें उसे अभाज्य संख्या में चेंज करेंगे। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 होता है वो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन हम 6 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 8 लिख सकते हैं, इंटू 7 है वो पहले से ही अभाज्य है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8 को लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 12। अब देखो, हमारे पास हमें पता है कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या। अलग अलग करके लिख सकते हैं। 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 9 गुणा 2 की पावर, ये गुणा घात है, गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 36। अब देखो, हमें पता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जो अभाज्य संख्या है उनकी पावर है उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, देखो सबसे पहले 5 की पावर कितनी है, 7, प्लस 2 की पावर कितनी है, 8,
प्लस 3 की पावर कितनी है 8 प्लस 7 की पावर कितनी है 9 प्लस 2 की पावर कितनी है 36। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 8 और 8 16, 16 और ये हो जाएगा 23 प्लस ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से मान आ जाएगा 68। 68 अभाज्य गुणनखंडों की क्या हो जाएगी यहाँ पे संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है लेवल फर्स्ट में ही पूछा जाए, लेवल सेकंड में भी पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सरल होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही डिसाइड करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तो एग्जामिनर जाने किस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्ष के बराबर है। यानी हमें यहाँ पे देखना है कि कौन है वो अक्ष के बराबर है, यानी इन्हें सोल्व करने पर कौन अक्ष के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे देखो दे रखा है अक्ष की पावर 12/7 माइनस अक्ष की पावर 5/7। तो हमें पता है यहाँ पे पावर भी क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि 12/7 माइनस 5/7। यहाँ से मान कितना आ जाएगा, अक्ष 7 आ गए, यहाँ पे लघुत्तम ये हो जाएगा 12 माइनस 6, सॉरी 12 माइनस 5। तो यहाँ से मान आएगा यहाँ से क्या मान आएगा, देखो यहाँ से मान आएगा अक्ष का जो मान आएगा ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएंगे तो ये बचेगा 7 बचेगा। तो अक्ष की पावर 7/7, यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, मान क्या आएगा यहाँ से अक्ष आएगा। नेक्स्ट दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसे, यहाँ पे दे रखी है पावर दे रखी है, यहाँ पे सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। ये दे रखा है 12, 1/12 है, ये हो जाएगा अक्ष की पावर ये दे रखी है 4/3, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अक्ष 4/3 इंटू में 1/12। तो ये हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मान आएगा अक्ष की पावर 1/9। ये तो अक्ष के बराबर है नहीं, तो ये तो हो जाएगा गलत। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमें, या इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट अक्ष की पावर 3 की होल पावर 2/3। तो ये हो जाएगा अक्ष की पावर 3/2 इंटू में 2/3। तो यहाँ से भी मान कितना आ रहा है, अक्ष आ रहा है। अगर इसको देखें आधार सेम हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है। अक्ष का मान होगा 12/7 प्लस 7/12। तो यहाँ से मान आएगा, यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अक्ष की यहाँ लघुत्तम आएगा 7 गुणा 12, ये हो जाएगा यहाँ पे 144 प्लस ये हो जाएगा 49। यानी यहाँ पे जो मान आएगा वो अक्ष की पावर कितना आएगा, अगर 144 और 49 को ऐड करेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा 9 और 4 कितने हो गए 13, 4 और 4 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 1 बट्टे में कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और 7 और 8 84। यानी ये तो अक्ष के बराबर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे थोड़ी मेरे को लगता है ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे ये माइनस नहीं होकर गुणा में है या प्लस में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ये शायद या तो गुणा में है, अगर गुणा में है तो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती है। अब जुड़ेगी तो यहाँ पे मान आएगा वो आएगा 17, या फिर प्लस में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन वैसे देखें तो दोनों ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। थोड़े ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है, ये मैं आपको बाद में बता दूँगी कोई प्रॉब्लम होगी तो, वरना दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।
थर्ड क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा 144 इक्वल 13 बटा 14 है तो एक्स बराबर होगा। अब देखो हमें पता है एक्स का मान निकालना है, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, मान आएगा 1 प्लस एक्स बटा 144 इक्वल कितना हो जाएगा 13 बट्टे 14 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसे सरल कर लेंगे, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बट्टे 144 इक्वल 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। 196 यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान इधर रखेंगे 144 बट्टा 144 इक्वल ये हो जाएगा 169 अपॉन में 196 माइनस में कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे ये जो मान दे रखा है अभी 13 बट्टे 12 है यहाँ पे, वरना तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा मान। 13 बट्टे 12 है तो यहाँ पे मान होगा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। यहाँ से करेंगे सरल तो 144 हो जाएगा, एक्स बट्टे 144 इक्वल 169 माइनस 144 बट्टे 144। अब देखो यहाँ पे 169 माइनस 144 हो जाएगा, यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा, देखो 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मान कितना आएगा हमारा, यहाँ से मान आएगा 25, एक्स का मान कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक्स किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले अंडर रूट को हटाना है, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है, सरल करना है। थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। 13 बट्टा क्या होगा 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, अंडर रूट दे रखा है 16 इंटू यहाँ पे घनमूल दे रखा है 515 इंटू 8। अब देखो सबसे पहले हमें अंडर रूट के अंदर जो घनमूल दे रखा है उसे सरल करना होगा, तो इसे क्या ले सकते हैं, देखो 16 इंटू इसे क्या ले सकते हैं हम 512 इंटू 8 की पावर कितनी है 1/3। अब हमें पता है कि 512 होता है वो किसका घनमूल होता है, 8 का होता है, तो इसे क्या ले सकते हैं हम 16 इंटू ये किसका घनमूल होता है 512 की पावर 1/3 देखें तो किसका मान होता है 8 का, और 8 की पावर 1/3 का मान देखें तो वो किसका होता है 2 का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 इंटू में क्या लिख सकते हैं 2। अब देखो इसे सरल करेंगे तो यहाँ से मान आएगा 16 इंटू में क्या आएगा 16। हमें पता है अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 16, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो बहुपद से क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन रीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। अब देखो जब भी मैंने बहुपद वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि आपको बहुपद कैसे चेक करना है। एक तो एक्स की पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, एक्स की जो पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, एक्स की घात है माइनस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये मैंने बताया था नहीं होनी चाहिए। या फिर क्या बताया था मैंने कि एक्स की घात भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए, एक्स की घात भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो बहुपद नहीं है। ये 2 कंडीशन मैंने अच्छे से बताई थी, आप इन्हें फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो ये तो बहुपद है, बिल्कुल है। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो ये भी बहुपद है। 5 है, इसमें एक्स का मान नहीं है तो ये भी बिल्कुल बहुपद है। लेकिन देखो इसे सरल करो, इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस, अगर एक्स को ऊपर लेके जाएं तो क्या लिखेंगे एक्स की पावर -1। अभी मैंने आपको बताया कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमें यहाँ पे पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा यदि पी ऑफ एक्स इक्वल 7x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 और जी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 है। अब देखो हमें पता है कि भाग देना है पी एक्स में, भाग देना है किसका, जी ऑफ एक्स का। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे, अगर हम लिखें 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 में भाग किसका देना है हमें, x प्लस 1 का। अब देखो जब भी आपको यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले जिसका भाग दे रहे हैं उसके इक्वल क्या रखेंगे, यानी जी एक्स के इक्वल क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल कितना आ जाएगा, 0, यानी x का मान यहाँ से कितना आ रहा है, -1। अब x का मान किस में रखेंगे, पी एक्स में रखेंगे, यानी x का मान p ऑफ x में रखने पर तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, देखो p ऑफ x कितना आ जाएगा, 5 ऐसा कैसा रहेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 प्लस का 3, इसे सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -7 प्लस का 3, यानी यहाँ से मान आएगा 8 - 7 इक्वल कितना आएगा, 1 क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर यानी शेषफल, 1 यहाँ पे क्या है, शेषफल है। तो भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, 1। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, देखो 7 नंबर का क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बराबर है। यहाँ पे हमें दे रखा है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x निम्न में से किसके बराबर है। तो सबसे पहले देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें पता है, क्या पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2a का मतलब है 15 और 2 कितना हो जाएगा 30x प्लस कितना हो जाएगा 25 और माइनस का कितना हो जाएगा 60x। अब देखो इसे थोड़ा सरल कर लेंगे, यानी 9x स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा, 60 में से घटाएंगे 30 को घटाएंगे क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 30x बचेगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा 25। अब देखो ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लस में था, अब किस में आ गया, माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब है कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे सबसे पहले a का मान कितना है हमारे पास, इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 गुणा 3x लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से अगर बनाएं हम तो a का मान कितना है हमारे पास 3x और b का मान कितना है हमारे पास 5। अब यहाँ पे प्लस में नहीं है माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये अलजेब्रा से क्वेश्चन था, गुणनखंड के बारे में बहुत बार पूछेंगे। अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं आप याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से गुणनखंड का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि x प्लस 1/x इक्वल 2 है तो x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 का मान क्या होगा। अब देखो सबसे पहले हम अगर इसका होल स्क्वायर करें तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4। हमें पता है इसे a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा कर खोल सकते हैं। यहाँ से मान आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल कितना आएगा 4। 2 x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 2। अब देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो पावर में 4 होगा, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी 4 माइनस 2, तो ये भी कितना होगा 2। ऐसे ही अगर इसकी पावर करेंगे तो वो कितना होगा 8 होगा, तो x की पावर 8 1/x की पावर 8, इसका मान भी कितना आएगा 2।
अब देखो हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, हमें निकालना है x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10। तो इसे सरल करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² को मल्टीप्लाई करें x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, और अगर फिर माइनस कर दें हम x स्क्वायर प्लस 1/x² से, तो हमारे पास क्या मान हो जाएगा, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 का मान आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना मान है, इसका मान है 2, और इसका मान भी कितना है 2, इसका मान कितना है -2। तो यहाँ से मान आ जाएगा 4 - 2, यानी कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था कि द्विघात समीकरण को कैसे सरल करते हैं। हमें पता है यहाँ पे समीकरण क्या दे रखी है, हमें x स्क्वायर समीकरण दे रखी है हमें प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अगर हम इसका कंपैरिजन करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो a का मान कितना होगा यहाँ से 1, b का मान कितना होगा k, और c का मान कितना होगा -5/4। अब हम जानते हैं कि द्विघात इक्वेशन में अगर एक मूल दे रखा है, मूलों का योग कितना होता है, मूलों का जो योग होता है वो कितना होता है -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है वो कितना होता है c/a होता है। अब देखो हमारे पास मान लीजिए दो मूल हमने मान लिए, एक तो मान लिया दो मूल हमने मान लिए, एक तो मान लिया हमने अल्फ़ा, दूसरा मान लिया हमने बीटा। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, b का मान कितना है यहाँ पे, b का मान है k, यानी माइनस का k, a का मान है 1। तो यहाँ पे देखो एक मूल हमें दे रखा है, एक मूल हमें क्या कर रखा है, दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा c/a, यानी कितना हो जाएगा -5/4। अब देखो हमने मान लिया कि एक मूल हमें दे रखा है वो है 1/2, एक मूल दे रखा है हमें 1/2, तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। देखो मैं ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, यानी हमने मान लिया अल्फ़ा इक्वल है 1/2, तो यहाँ से बीटा का मान आ जाएगा इक्वेशन 1 से 1/2 प्लस बीटा इक्वल कितना आएगा माइनस का k। इक्वेशन 2 से अगर हम निकालें इक्वेशन 2 से, तो यहाँ से बीटा का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बीटा इक्वल -5/4, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा -5/2। अगर ये बीटा का मान हम यहाँ पे रखें तो यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन 3 है आपकी, तो इक्वेशन 3 से क्या मान आएगा, देखो 1/2 माइनस का 5/2 इक्वल माइनस का k। तो यहाँ से क्या मान आएगा, देखो इसको सरल करेंगे, 2 लघुत्तम हो गया, ये हो जाएगा 1 - 5 इक्वल माइनस का k, ये हो जाएगा -4/2 इक्वल माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k का मान यहाँ पे कितना आएगा 2। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि k का क्या मान होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें देखो यहाँ पे दे रखा है आलेखिक रूप, यानी 6x प्लस -3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0 है, तो समीकरणों का युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है जो ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, समपाती है या समांतर है। अब देखो इसे आलेख विधि से आप ज्ञात कर सकते हो। अगर हम देखें तो 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल 0, यानी अगर हम यहाँ पे x इक्वल क्या रखें, x इक्वल 0 रखें, तो y का मान कितना आएगा, यहाँ से y का मान आएगा x इक्वल 0 रखने पर y का मान कितना आएगा, यहाँ से
यहाँ पे देखो हमें संपाती, समांतर और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले या दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले की सबसे पहले कंडीशन है वो पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम निकालेंगे A1 बट्टा A2 इक्वल B1 बट्टा B2 इक्वल C1 बट्टा C2। अब देखो हमें पता है A1 का मान है 6, A2 का मान है 2 इक्वल B1 का मान है -3 बट्टा -1 और C1 का मान है 10/9। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी हम कह सकते हैं कि 3 इक्वल 10/9, यानी ये मान है वो इक्वल नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि A1 बट्टा A2 इक्वल है B1 बट्टा B2 के, नॉट इक्वल C1 बट्टा C2। अगर ये कंडीशन है इसका मतलब है कि दोनों समीकरण क्या है, दोनों समीकरण क्या है, समांतर है। दोनों समीकरण क्या है, समांतर है। अगर तीनों इक्वल नहीं होते तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, और अगर इक्वल होते तो कितने होते, अनंत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों समीकरण है वो एक दूसरे के क्या है, समांतर है, क्योंकि A1 बट्टा A2 इक्वल B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल C1 बट्टा C2। क्वेश्चन है 11 नंबर, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो तो उस गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले हम वृद्धि निकाल लेते हैं। यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही है, हमें पता है कि वृद्धि कितने की हो रही है। यहाँ से देखो 10,272 माइनस कर देंगे किससे, 9,600 में से, तो यहाँ से हमारा मान कितना आ जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा 675। ये वृद्धि किस पे हो रही है, यहाँ पे अगर हम वृद्धि प्रतिशत निकालें तो कैसे निकालेंगे, 675 की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, 9600 पे, इंटू में क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से मान आ जाएगा हमारा 7%, यानी वृद्धि प्रतिशत तो प्रतिशत में आएगा 7%। अब देखो हमें पता है यहाँ पे पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, यानी यहाँ पे मेल है और एक है फीमेल। मेल में कितनी हो रही है, 8% की वृद्धि, फीमेल में हो रही है 5% की वृद्धि, और दोनों में मिलाकर कितने की हो रही है, 7% की वृद्धि। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर इसको माइनस करें तो यह आ जाएगा 2, यहाँ से माइनस करें तो यहाँ से आ जाएगा 1, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब हमें पता है कि ये जो 3 है वो किसके बराबर है, 9600 के बराबर है, यानी ये है 9,600 के बराबर है। अब देखो हमें क्या पूछा है, यहाँ पे पुरुषों की संख्या पूछी है, तो पुरुषों की संख्या कैसे निकालेंगे, पुरुषों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितनी है, 2, टोटल कितना है, पुरुष और महिलाएं 3, बट इंटू में क्या हो जाएगा 9600, ये कट करेंगे तो यहाँ से मान आएगा 3200। अगर 3200 को हम मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से, तो मान कितना आएगा 6400, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है, 6400 पुरुष हैं। अगर महिलाओं की संख्या पूछे तो 1/3 इंटू 96 कर सकते हैं, या फिर 9600 से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो बची हुई क्या आएंगी, महिलाएं आएंगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे लाभ से क्वेश्चन है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो हम मान लेते हैं एक वस्तु का एसपी हमने मान लिया 1 रुपये, तो 72 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा, 72 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 72 रुपये, कितना हो जाएगा 72। अब देखो इसे लाभ कितने का हो रहा है, लाभ इसे हो रहा है, वो हो रहा है 9 वस्तु के बराबर, यानी 9 के बराबर हो रहा है। तो हमें पता है कि सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 9, यानी कितने का, सीपी कितने आ जाएगा यहाँ पे 63,
63 वस्तुओं का CP मतलब 63 वस्तुओं के बराबर क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। हमें क्या पूछा है इसमें, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बट्टे CP क्रय मूल्य इंटू में क्या हो जाएगा 100। लाभ कितना है 9 बट्टे CP कितना है 63 इंटू में हो जाएगा 100। ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार, तो यहाँ से मान आ जाएगा 100/7। अगर सरल करें तो मान आएगा 14 सही 2/7%। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि दर 6 सही 2/3% हो तो मूलधन होगा। अब देखो हमारे पास दर दे रखी है, साधारण ब्याज है तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दर को सरल कर लेंगे। तो यहाँ से देखो मान कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा दर 4 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी 6 सही 2/3% इंटू में क्या हो जाएगा 4। इसे सरल करेंगे तो यहाँ से मान आएगा, ये हो जाएगा 18 और 2 यानी 20/3% इंटू में 4। प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा 20/300 इंटू में कितना हो जाएगा 4। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 4/15। अब देखो हमें पता है कि 4 तो यहाँ पे क्या है, ब्याज। 4 तो क्या है यहाँ पे ब्याज, और 15 क्या है यहाँ पे मूलधन। मूलधन तो हमें पता है कि मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 15 + 4 यानी कितना हो जाएगा 19 क्या है मिश्रधन। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। अब इन दोनों का अंतर देखें तो प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, प्रश्नानुसार देखें तो इन दोनों का अंतर कितना है 11, और वो किसके बराबर आ रहा है 4400 रुपये के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से एक किसके बराबर आ जाएगा 400 के बराबर। अब हमें देखो यहाँ पे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। मूलधन कितना है 15, तो 15 से क्या कर देंगे इसे मल्टीप्लाई। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 15 इंटू क्या हो जाएगा 400 यानी कितना हो जाएगा 6000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अनुसार चले। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 12,960 रुपये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो सबसे पहले हमें टाइम निकालने के लिए क्या क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे। यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100 प्लस दर दे रखी है बट्टे में 100 पावर में क्या हो जाएगा टाइम। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है मिश्रधन बट्टे में क्या हो जाएगा मूलधन। तो यहाँ पे देखो जो भी हमें दे रखा है वो लिखेंगे। रेट कितनी दे रखी है 20 बट्टे में हो जाएगा 100 पावर में हो जाएगा टी। मिश्रधन दे रखा है 12,960 बट्टे मूलधन दे रखा है 1000। अब देखो इसे सरल करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे जो हमें मूलधन दे रखा है वो है 9,000 रुपये, यानी 9,000 रुपये मूलधन था, मिश्रधन हो गया 12,960 रुपये। अब देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया और जो भी हमारे पास मान था वो हमने लिख दिया। हमें यहाँ पे क्या निकालना है टी। तो ये हो जाएगा देखो 120/100 की पावर कितना हो जाएगा टी इक्वल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 36/100
यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं इसे 36/25। अगर इसे हम क्या लिखें, इसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं 6/5 की पावर कितना हो जाएगा t। अगर इसे भी हम लिखें तो ये हो जाएगा 6/5 की पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे हम आधार सेम है तो घाते भी क्या होंगी, इक्वल होगी, यानी t इक्वल कितना आ जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो मूलधन दे रखा था वो 9,000 रुपये है, ना कि 1,000 रुपये, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसे सरल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है 3a = 2b तथा 3b = 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो हम सरल कर सकते हैं। यहाँ से a/b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा 2/3, यानी क्या लिख सकते हैं a अनुपात b को क्या लिख सकते हैं 2/3। अगर यहाँ से सरल करें तो ये हो जाएगा b/c इक्वल हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा b अनुपात c इक्वल कितना हो जाएगा 5/3। अब मैंने कहा था, बताया भी था कि जब a अनुपात b अनुपात से निकालना हो तो जो मान दे रखा है वो इसके नीचे लिखेंगे, यानी 2/3 और 5/3। अब जो ये खालिस्तान है उसमें इसके पास वाली जगह लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 5 और फिर क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/15/9, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे a और b के रुपयों का अनुपात दे रखा है हमें 4/5 है तथा b और c के रुपयों का अनुपात 2/3 है। यदि a के पास c से 700 रुपये कम है तब b की राशि बताइए। अब देखो हमें दे रखा है a अनुपात b अनुपात c, कितना दे रखा है a अनुपात b 4/5, b अनुपात c दे रखा है 2/3। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और यहाँ पे पास वाली संख्या लिखेंगे यानी 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8/10/15। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a के पास c से 700 रुपये कम है। इन दोनों का अंतर कितना है, a और c का अंतर है वो है 7, यानी 7 किसके बराबर है, यहाँ पे 700 के। प्रश्नानुसार 7 किसके बराबर हो गया, 7 किसके बराबर होगा 700 के, तो 1 बराबर किसके हो गया 100 के। हमें किसका मान निकालना है, b की राशि, यानी यहाँ पे हमें किसकी राशि निकालनी है, b की राशि। तो b की राशि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वो हो जाएगी 10 × 100, यानी कितनी हो जाएगी 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। रीजु या सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये भी हमें पता है। ये जो कोण होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वृहद कोण की माप सदैव 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो वृहद कोण का मान होता है वो 180 डिग्री से तो क्या होता है ज़्यादा और 360 डिग्री से क्या होता है कम, तो ये कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि दो कोणों की माप का योगफल 90 डिग्री है तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दे रखा है हमें, दी गई आकृति में कोण दे रखे हैं हमें, कोण BAC 40 डिग्री, कोण ACB यानी ये दे रखा 90 डिग्री, BED, BE और D ये हमें कितना दे रखा है 100 डिग्री। अब देखो हमें पूछा है कौन सा कोण पूछा है, हमें पूछा है यहाँ पे ये वाला कोण पूछा है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे त्रिभुज के तीनों यानी कोण त्रिभुज AB और C के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। कोण A कितना है यहाँ पे 40 डिग्री, कोण B हमें निकालना है,
कोण सी कितना दे रखा है हमें 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण बी का मान कितना आ जाएगा, देखो 180 डिग्री माइनस 360 सॉरी 130 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से वो आ जाएगा 50 डिग्री। अब देखो ये हो गया 50 डिग्री। अब फिर से यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा हमारा, जैसे बी डी ई का जो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण ई 180 डिग्री। यहाँ पे इसका मान कितना दे रखा है, कोण बी का ये दे रखा है 50 डिग्री। कोण डी हमें निकालना है। कोण सी की ई कितना दे रखा है 100 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण डी का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी कोण डी का मान कितना आएगा यहाँ से 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। दिए हुए चित्र में ओ सेकेंद्रीय वर्तों का केंद्रक है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। ए बी बाहरी वर्त की एक जीवा है जो कि भीतरी वर्त को छूती है। जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है। सबसे पहले सेकेंद्रीय वर्त है यहाँ पे जिसका केंद्रक ओ है। छोटे वाले जो वर्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें पता है कि केंद्रक से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ओ पी ए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो हमें दे रखा है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखो कर्ण क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ए पी का होल स्क्वायर। ये हमें कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का होल स्क्वायर। यहाँ से इसे सरल करेंगे ये हो जाएगा 25 माइनस इसको इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा 9 ए पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए पी का मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से इसे कम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 यानी √16 मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो हमें ये बात ही अगर आपने सेकेंद्रीय वर्त का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो पता होगा कि केंद्रक से जीवा पर डालने पर ये जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है विभाजित करता है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो जीवा ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 4 कितना हो जाएगा 4 + 4 कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो उस बहुभुज की विकीर्ण होगी, यानी हमें यहाँ पर विकीर्ण निकालनी है कि बहुभुज में कितनी विकीर्ण होगी। तो बहुभुज में विकीर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, बहुभुज में विकीर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n² - 3n/2। यहाँ से n का मान कितना दे रखा है 15 यानी भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे विकीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, विकीर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी n के स्थान पे क्या रखेंगे 15 यानी 15 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 15 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 225 माइनस
45 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, यानी मान आएगा 180 बट्टे 2 इक्वल कितना हो जाएगा 90, यानी यहाँ पे विकिरणों की संख्या कितनी होगी 90। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो उसे अच्छे से पढ़े, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो। एक वर्गाकार क्षेत्र व एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। अब देखो हमें पता है वर्गाकार क्षेत्र की परिधि और वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। यहाँ पे हमें क्या बताना है, गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, वर्गाकार क्षेत्र एवं वर्गाकार क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप वो होता है 4 गुणा भुजा। वर्त का परिमाप क्या होता है, वर्त का परिमाप होता है वो होता है 2 पाई r। अब देखो हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये दोनों इक्वल है, यानी 2 पाई r इक्वल किसके है, 4 गुणा भुजा के इक्वल है। नेक्स्ट कंडीशन हमें देखो क्या दे रखी है कि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्गाकार जो क्षेत्र है का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 484 मीटर स्क्वायर। हमें पता है वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर इक्वल 484, यानी यहाँ से भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा का मान आ जाएगा 22 मीटर। अब देखो ये मान भुजा का आ गया, तो यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। आर इक्वल हो जाएगा 4 गुणा भुजा का मान है 22 बट्टे में हो जाएगा 2 पाई। पाई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 22 इंटू 2 गुणा 22 बट्टे 7। 22 से 22 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 मीटर। ये आ गया आर का मान। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लिखेंगे 22 बटे 7, आर का मान है 14 इंटू 14, तो यहाँ से मान आ जाएगा 7 और 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, यानी 44 इंटू में 14, मान कितना आएगा 612 मीटर स्क्वायर। यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है, 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन है 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटें लगेगी, जबकि दीवार में 2 दरवाजे 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप के हो। अब देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले दीवार का क्या निकालना होगा, आयतन। तो दीवार का आयतन निकालेंगे, दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई या मोटाई, एक ही बात है, मोटाई। तो ये हो जाएगा 20 मीटर में है, 5 मीटर में है, लेकिन 50 सेंटीमीटर में, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी यहाँ से मान आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। ये आ गया दीवार का आयतन। अब देखो क्या दे रखा है कि दीवार में 2 दरवाजे हैं, तो 2 दरवाजों के लिए छोड़े गए खाली स्थान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 2 इंटू दरवाजे की ऊंचाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या लिखेंगे, मोटाई।
अब देखो हमें ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ पे दीवारों में 2 दरवाजे 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर मोटे हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2। दरवाजे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखो हमें 2 दे रखी है, और ये है 1.5 और मोटाई तो बिल्कुल सेम होगी, यानी 50/100। यहाँ से मान सरल करेंगे तो यहाँ से मान आएगा 3 मीटर स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगी, दरवाज़ों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो हमें तो दीवार का निकालना था, तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे। ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दीवार का आयतन माइनस दरवाज़ों का आयतन बट्टे में क्या करेंगे, ईंटों का आयतन। तो यहाँ पे देखो दीवार का आयतन कितना है, यहाँ पे 50 माइनस दरवाज़ों का है 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आयतन है तो क्यूब में आएगा। अगर हमें किसका निकालें, ईंटों का, तो ईंट देखो 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, हमें तो मीटर में निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का भाग दे देंगे, यानी 25/100 इंटू में हो जाएगा 16/100 इंटू में हो जाएगा 10/100। तो ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। तो यहाँ से मान आएगा हमारा, ईंटों की संख्या आ जाएगी 11,750 ईंटें। कितनी ईंटें लगेंगी, 11,750 ईंटें टोटल लगेगी। आप इसे थोड़ा सरल करके देख सकते हो, यही मान आएगा 11,750, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या, क्या मान ली हमने, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी मान ली, कैपिटल आर, वो कितनी दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं, छोटे गोले की त्रिज्या वो हमने कितनी मान ली, स्मॉल आर, वो मान ली हमने स्मॉल आर। अब देखो छोटे गोलों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले का आयतन का क्या देंगे, भाग देंगे। छोटे गोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, बड़े गोले का आयतन में भाग देंगे। तो बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बट्टा छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 8 गोले बनाए जाते हैं, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 8 इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब बट्टा स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर का मान रख देंगे, तो यहाँ से देखो स्मॉल आर क्यूब कितना आ जाएगा, 10⁻³ बट्टे में 8, यानी ये हो जाएगा 1000/8। मान कितना आएगा यहाँ से 125। तो आर का मान आ जाएगा यहाँ से, आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 125 की पावर कितना हो जाएगा 1/3, यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें पूछा है कि यहाँ पे इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समान त्रिज्या वाले 8 गोलों का, यहाँ पे देखो समान त्रिज्या वाले 8 गोलों में प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 4πr²। यहाँ पे हमारे पास पाई का आर का मान है, तो वो रख देंगे, ये हो जाएगा 4 गुणा पाई गुणा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से मान आ जाएगा 100 पाई। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमें निम्नवर्त में मदों पर किया जाने वाला, यानी ये जो मुद्दे दे रखे हैं, किया जाने वाला वे अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम का मतलब है कि घटते हुए क्रम में हमें लिखना है। ये रीट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। अब देखो जिस भी मुद्दे का कोण है वो ज़्यादा है, उसका खर्च भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो हम ऑप्शन से बता सकते हैं, सबसे पहले खाने का आएगा तो खाना हो जाएगा, फिर क्या आएगा, मकान किराए का आएगा, मकान किराए का, फिर कपड़े का आएगा, फिर बचत का आएगा, फिर क्या आएगा, शिक्षा का। यानी सबसे कम खर्च किस में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवरोही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो पासों को उछालने पर उन पर आने वाले अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो दो पासों को उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम हो जाएगा 6 गुणा 6 इक्वल कितना हो जाएगा, 36। अनुकूल परिणाम क्या इतना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम की कंडीशन क्या रखी है कि अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा 4 और 6, दूसरा हो जाएगा 5 और 5, और तीसरा हो जाएगा 6 4। यानी यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पे प्रायिकता P ऑफ E कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम है 3/36, तो यहाँ से माना जाएगा 1/12। यानी अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/12। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। देखो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं है, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेली 5 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ताकि आपके टीचिंग मेथड के साथ साथ क्वेश्चन की भी रिवीजन हो जाए। पहला क्वेश्चन है देखो 26 नंबर का, कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। देखो गणित की प्रकृति से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा गणित की प्रकृति के बारे में। पहला है, गणित एक अस्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रस्तुति करती है। तो देखो यहाँ पे यही कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे अस्पष्ट नहीं बल्कि क्या आएगा, स्पष्ट आएगा। स्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रस्तुति करता है। नेक्स्ट है, गणित एक बौद्धिक एवं तार्किक विषय है। ये बिल्कुल सही कथन है। गणित बालकों में मानसिक परीक्षण के विकास में सहायक होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि गणित एक अस्पष्ट रूप से नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से ज्ञान की क्या करता है, प्रस्तुति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया गया है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। देखो यहाँ पे गणित की परिभाषा एक जरूर आएगी, किसके द्वारा दी गई है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है, ये जरूर पूछा जाएगा। तो आप जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आप याद करके जाइएगा ताकि आप ही अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो यहाँ पे देखो दे रखा है डेविड हिलर, जॉर्ज पोलियो, वेन हाइल, वाइगोत्स्की। तो ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है डेविड हिलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य है। असत्य बताना है यहाँ पे। असत्य और सत्य के ये जो बिंदु है भी इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन को गलत करवा देता है। यहाँ पे देखो निदानात्मक परीक्षण का मतलब है कि बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा इसका कारण जानना। बच्चे को क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है, कारण जानना ही क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। तो देखो फर्स्ट है, ये जानना कि विद्यार्थी किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं। बिल्कुल ये निदानात्मक है। ये जानना कि इस त्रुटि के कारण क्या है, इस त्रुटि के कारण क्या है। यह जानना कि क्या इन त्रुटियों का किन्हीं अन्य त्रुटियों से संबंध है।
ये भी बिल्कुल सही है। ये भी निदानात्मक परीक्षण के अंदर आएगा, ये भी निदानात्मक परीक्षण के अंदर आएगा, ये भी निदानात्मक परीक्षण के अंदर आएगा। लेकिन विद्यार्थियों के गणित में उपलब्धि को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण नहीं किया जाता, बल्कि त्रुटियां क्यों कर रहा है कारण जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है। देखो परियोजना विधि है वो एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें सबसे पहले करके सीखना होता है, जीवन से सीखना होता है, विद्यार्थी के सहयोग एवं साहचर्य से सीखना होता है, बल्कि रटकर याद करना परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रटकर याद करना तो किसी भी विधि का ही मुख्य सिद्धांत नहीं है। अगर ये आ जाए और नहीं पूछे तो यही लगा देना, यानी रटकर तो गणित को याद करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने अच्छा से टीचिंग मेथड पढ़ रखी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हमारी उसमें हम इसका आंसर ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, क्या और भी अच्छा लेवल हम कर सकते हैं, अच्छा करें या इससे हाई लेवल लेके चलें या इससे लो लेवल लेके चलें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों की, आपके जो भी सहपाठी हैं उनकी क्या हो सके, हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।